स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। इसका जो डिटेल में वीडियो है मैं बना रहा हूं और आप लोगों को इजी से और आसानी से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखो, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा जो कि सेक्शन 10 रिलेट करता है इससे, टीपी एक्ट का। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो, जो टीपी एक्ट का जो सेक्शन 10 है ये बात करता है सिंपली कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ दे, ठीक है ना। यानी कि कोई भी एक शर्त या फिर कोई भी एक रोक लगाना कंडीशन के जरिए जिसके मतलब जिसके फेवर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, ठीक है ना। तो सिंपली यही कहता है, ये जो हेडलाइन है सिंपली यही है, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। यानी कि रोक लगाना जिसके फेवर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है कि वो बंदा वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर पाए या कोई लिमिटेशन लगाना, ठीक है ना। तो ये सिंपली यही होता है। तो सिंपली जो सेक्शन 10 क्या कहता है यहाँ पर देखो, वेयर द प्रॉपर्टी transferred subjected to the limitation or absolutely restraining the transferee that condition is void। तो सेक्शन 10 सिंपली यही कहता है, वेयर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशन और एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी दैट कंडीशन इज void। यानी सिंपली मीन्स अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी है, मान लो यहाँ पर ए है और ये बी है। अभी ए ने बी को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफर करने के समय पे ए ने बी के ऊपर कंडीशन लगाया, देख भाई मैं तेरे को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कंडीशन है ये जो प्रॉपर्टी है ना तू किसी और बंदे को बेच नहीं पाएगा, तू किसी और बंदे को बेच नहीं पाएगा। तो ये हो गया एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्शन। और कोई लिमिटेशन भी लगा सकता है, अगर देख भाई मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तू 20 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं पाएगा, तो अभी ये लिमिटेशन लगा दिया। और एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन यही होता है कि वो तू कभी भी बेच नहीं पाएगा फ्यूचर में। लिमिटेशन ये हो गया कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ समय के बाद वो बेच पाएगा, कुछ इस टाइप से मान लो, ठीक है ना। तो सिंपली यही कहता है, अगर इस टाइप से कोई भी कंडीशन प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हो रहा है उसके वक्त अगर लगाता है, उस वक्त अगर ऐसा कोई कंडीशन इम्पोज करता है, तो सिंपली जो कंडीशन है वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर वैलिड होगा। सेक्शन 10 सिंपली यही कहता है, कोई भी कंडीशन जो कि एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन करता है ट्रांसफरी को, वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए जो कि उसको राइट है परचेस करने के बाद, तो वैसा कंडीशन वो एब्सोल्यूट हो या फिर लिमिटेशन हो उसमें, या लिमिटेड कंडीशन हो, वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर वैलिड होगा। अभी आप लोगों के मन में एक और चीज़ आएगा, ट्रांसफरी किसे कहते हैं। ट्रांसफरी सिंपली यहाँ पर आप लोग सिंपल वर्ड में समझ लो, बायर को कहते हैं जो कि प्रॉपर्टी बाय करता है। और ट्रांसफरर किसको कहते हैं, जो कि प्रॉपर्टी को सेल करता है, जो कि सेलर है। तो सिंपली यही बोल रहा है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ने ट्रांसफर किया ट्रांसफरी को और उस वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कोई कंडीशन दे रहा है, वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और लिमिटेशन भी हो सकता है, तो वो कंडीशन ज़रा सा वॉइड हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया गया है वो सिंपली यहाँ पर वैलिड होगा। तो सेक्शन 10 आप लोग अभी समझ गए। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, यहाँ पर देखो एक जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया है, लॉ को इस तरीके से क्यों बनाया गया है। अब हम लोग ये समझते हैं, मान लो पूरे वर्ल्ड में इतना सारी प्रॉपर्टी है, मान लो सपोज, ठीक है ना। अरे ए ने प्रॉपर्टी बाय किया, इसको 50 साल के लिए होल्ड कर लिया, बी ने प्रॉपर्टी बाय किया, इसको 20 साल के लिए होल्ड कर लिया, सी ने प्रॉपर्टी बाय कर लिया, इसको मान लो 200 साल के लिए होल्ड कर लिया। अगर ऐसा करके सब लोग प्रॉपर्टी को होल्ड करते रहेंगे तो हमारा तो जनरेशन टू जनरेशन उन लोगों को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा,
और काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए लॉ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इस तरीके से सोशली जो हमारा डेवलपमेंट है उसको देख के ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया गया है कि लॉ भी चाहता है और हमारा सोसाइटी भी चाहता है कि प्रॉपर्टी को कोई भी होल्ड करके ना बैठे, प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल थिंग हो, ताकि जनरेशन टू जनरेशन पास हो सके, जिसका नीड है वो उसको परचेज कर सके। तो ये सिंपल जनरल एक्सेप्शन इसमें देखा जाता है और ऐसा इसमें इसलिए ऐसा होता है। तो अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया जो भी कंडीशन एब्सोल्युटली होगा और लिमिटेशन होगा वो वाइड हो जाएगा, लेकिन कंडीशन भी वैलिड है, किस समय वो वैलिड होगा वो देख लेते हैं, ठीक है ना। कंडीशन वैलिड, कंडीशन वैलिड ओनली फॉर लीज पर्पस, लीज पर्पस से ये वैलिड होगा। अभी लीज पर्पस से कंडीशन वैलिड कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो ये मेरा हाउस है, ठीक है ना, ये मेरा हाउस है, ड्राइंग अच्छा नहीं है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है ना। तो मेरा एक हाउस है, मान लो यहाँ पर एक मैं हूँ और मैं अपना जो हाउस है यहाँ पर ये जो बी है, बी को मैं रेंट पे देना चाहता हूँ। तो मैंने बी को बोला कि ये मेरा हाउस है, मुझे 5 के मंथ दे देना, मैं तेरे को रेंट दे देता हूँ। तो बी ने बोला ठीक है भाई चलो मैं एग्री हूँ, मैं 5 को दूंगा तेरे को, मुझे ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दे। तो मैंने इसको रेंट पे दे दिया, लेकिन मैंने बी को बोला देख भाई मेरा कंडीशन है, मैं तेरे को रेंट पे तो दे दिया, लेकिन तू मेरे घर में पार्टी नहीं कर सकता, दारू नहीं पी सकता, तू मेरे घर का कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लो कोई विंडो है या फिर कोई डोर है, उसको चेंज नहीं कर सकता, मेरे घर में कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता। अगर तू मैं जो कंडीशन दे रहा हूँ तेरे को लीज पर्पस से, अगर तू इसका वायलेशन करता है तो मैं तेरे से अपना घर जो है वापस ले लूँगा। तो अगर लीज पर्पस से इसका जो प्रॉपर्टी है, देखो जो लीज लेता है वो एक्चुअल ओनर तो नहीं होता है, वो टेनेंट होता है। तो ओनर तो एक्चुअली यहाँ पर मैं हूँ, यानी कि मान लो यहाँ पर ए है तो ए एक्चुअली ओनर है, तो इसका जो इंटरेस्ट है, इसका प्रॉपर्टी में जो इसका इंटरेस्ट है, इसको सेव करने के लिए वो ऐसा कंडीशन लगा सकता है। और इस वाले सिचुएशन पे जो कंडीशन इम्पोज किया जाएगा ओनली फॉर लीज पर्पज से, वो वैलिड होगा, क्योंकि एक्चुअल ओनर यहाँ पर बी नहीं है, क्योंकि बी यहाँ पर रेंट पर रहने आया है, एक्चुअल ओनर यहाँ पर ए है। तो ये अपना जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो सेव कर रहा है बाय इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ लीज एग्रीमेंट, समझ गए। तो यहाँ पर तो कंडीशन वैलिड है। तो प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर किया जाएगा उसमें लिमिटेशन लगाया जाएगा, एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, तो वो वर्ड होगा ट्रांसफर वैलिड होगा। और तो आप लोगों को बता दिया, अगर सेक्शन 10 में कोई कंडीशन इम्पोज किया जाता है जिसके बाद जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को सेल नहीं कर पाएगा, वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है या फिर कोई लिमिटेड टाइम के लिए भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, तो वो कंडीशन ज़रा सा वॉइड हो जाएगा। लेकिन लीज पर्पज से अगर बनाया जाता है तो वो कंडीशन वैलिड होगा। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन है जो कि वुमेन पर्सपेक्टिव से इसको बनाया गया है। तो वो एक्सेप्शन क्या है, देखो एक एक्सेप्शन है, अगर मान लो यहाँ पर वुमेन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है और उसमें कंडीशन लगाया जा रहा है उस बंदे के द्वारा जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोल रहा है, वुमेन को बोल रहा है देख मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन तू अपने मैरिज लाइफ टाइम के अंदर इस प्रॉपर्टी को कभी भी सेल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये वुमेन हिंदू नहीं होना चाहिए, मुस्लिम नहीं होना चाहिए और बुद्धिस्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजन को ये वुमेन फॉलो करता है तो ये इसके लिए नहीं है। पारसी, ज्यूस एंड अदर जो रिलीजन है हमारे देश में या फिर, तो वो वाले वुमेन ही सिर्फ इसके अंदर यानी ये वाले एक्सेप्शन के अंदर आएगा। तो कंडीशन सिंपली इतना है, अगर मान लो ए का एक डॉटर है बी, तो ए अपने डॉटर के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया जिसका नाम हम सी ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ए ने कंडीशन बता दिया, अपने डॉटर को बोला देख मैं तेरे को एक कंडीशन दे रहा हूँ, तू जो ये प्रॉपर्टी है जो मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ
योर मैरिज, यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। यानी कि ये जो इसका पापा है बी, मान लो बी ये यहाँ पर डॉटर, मान लो बी डॉटर है और ये यहाँ पर फादर है। तो फादर के द्वारा डॉटर के ऊपर कंडीशन लगाया जा रहा है जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, देख जब तक तू शादीशुदा होगा और जब तक तेरी शादीशुदा लाइफ अच्छा चलेगा और तू मतलब मैरिज लाइफ टाइम के अंदर रहेगा, तब तक तू ये प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाएगा। अगर बाई चांस अगर कुछ बाय एक्सीडेंट तेरा हस्बैंड मर जाता है या फिर तेरा डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद तू कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन फादर के द्वारा लगाया जाता है तो वो एक एक्सेप्शन पे आएगा और वो यहाँ पर वैलिड होगा। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। तो आई होप जो सेक्शन 10 है इंडियन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दिया, फीचर्स बता दिया, एक्सेप्शन भी बता दिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।